स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए हम लोग आज जीव विज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें, जनन, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है भैया? जनक पीढ़ी से नई पीढ़ी का जन्म लेना ही जनन कहलाता है। माता पिता से संतान का जन्म लेना ही जनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन क्या है? पैतृक पीढ़ी से मतलब पीछे वाली पीढ़ी से नई पीढ़ी का जन्म लेना ही क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। अगर ये जनन न होता तो एक बार भगवान ने जो बना दिया वही जनसंख्या बनी की बनी रह जाती। जब वो मर जाते तो पूरा संसार खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। ये जितने भी जीवधारी है, छोटे से अमीबा से लेकर के ब्लू व्हेल तक, ये लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, सारे के सारे लोग। तो ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? जनन के कारण। क्योंकि जनन के कारण ही पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी का जन्म होगा। और जीवधारियों का यह सबसे बड़ा लक्षण है, जनन। जीवधारी का बहुत लक्षण है, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, गति करते हैं, उत्तेजनशीलता दिखाते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। लेकिन जीवधारियों का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है जनन। मतलब जीवधारियों में अपने जैसे संतान को पैदा करने की क्षमता होती है। ये जीवधारी की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है जीवधारियों की? कि जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, ये अपने जैसे संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं। भगवान ने ये विशेष क्षमता अमीबा से लेकर के और ब्लू व्हेल तक सबको दी है। इसीलिए सारे जीवधारी जनसंख्या वृद्धि में लगे हुए हैं। सभी लोग अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसमें चाहे अमीबा हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो और चाहे ब्लू व्हेल हो, सब के सब। अगर प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, अगर ये मृत्यु की व्यवस्था ना हो तरह तरह की, तो फिर इतनी एक ही जीवधारी की इतनी संख्या बढ़ जाए कि केवल अमीबा से ही पूरा संसार पट जाएगा। लेकिन प्रकृति तो बड़ी होशियार है ना। भगवान, इस कायनात को बनाने वाला भगवान बहुत जीनियस है ना। उसने जन्म दिया, जनन की विधियां दी, तो मृत्यु की भी अनेक विधियां दे दी है। एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से मृत्यु होगी। इसलिए पूरे धरती की जनसंख्या, सभी जीवधारियों की संख्या स्थिर रहती है, बढ़ने नहीं पाती है। आइए देखें, जनन क्या है? जनन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जन्म लेना ही जनन कहलाता है। माता पिता से संतान का जन्म लेना ही जनन कहलाता है। जनन की प्रकृति ने दो विधियां विशेष रूप से बनाई है, अलैंगिक, लैंगिक। ये अलैंगिक विधि कौन सी है जनन की? अलैंगिक विधि भैया जनन की वो विधि है जिसमें जनक से संतान एक ही जनक से पैदा हो जाएगी। मतलब माता पिता, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, केवल एक ही जनक होगा और उससे नई संतान बन जाएगी। वो विधि क्या कहलाएगी? अलैंगिक। और लैंगिक विधि कौन सी है? लैंगिक विधि जनन की वो विधि है जिसमें दो विपरीत लिंग के द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होगी। तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें माता पिता दोनों की जरूरत होगी, नर मादा दोनों की जरूरत होगी। नर मादा के आपसी संयोग से जो नई संतान बनेगी वो कौन सी विधि कहलाएगी? लैंगिक जनन। और जिसमें केवल एक ही जनक होगा वो कौन सी विधि कहलाएगी? अलैंगिक विधि कहलाएगी। तो जनन क्या है? नई संतान का जन्म होना। अलैंगिक क्या है? जिसमें पेरेंट्स अकेला हो। लैंगिक क्या है? जिसमें पेरेंट्स दो हो, नर भी हो, मादा भी हो, माता भी हो, पिता भी हो। वो विधि कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी लैंगिक विधि। इतनी बात आप समझ गए? चलिए अब आज हम लोग देखते हैं जीव जनन की अलैंगिक विधि को। विशेष रूप से भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि कुछ जीवधारी को कुछ करना ही नहीं है। अकेले माता पिता में से कोई एक रहेगा, जनक उसको बोलेंगे। पेरेंट अकेला होगा और तरह तरह की व्यवस्था भगवान ने कर दी है कि उनके शरीर से अपने आप नई संतान जन्म ले लेगी। तो आइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें हम लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो चर्चित विधि है वो है विखंडन। ये विखंडन कौन सी विधि है भैया? विखंडन में जो जनक होता है, मतलब जो पैतृक पीढ़ी होती है, उसका शरीर विखंडित हो जाता है। और जब शरीर विखंडित होगा तो जितने हिस्से में विखंडित होगा उतनी संतान बन जाएगी। कितनी विचित्र विधि है! प्रकृति की कैसी विचित्र व्यवस्था है। अब ये जो विखंडन होता है ये दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन। तो द्विविखंडन क्या है? द्विविखंडन जैसा कि नाम से ही पता है, बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं हम। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, फिजन और द्विविखंडन को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या है या द्विविखंडन क्या है? तो इसके शब्द को देखें, द्विविखंडन
मतलब जनक का जो शरीर होगा वो 2 खंडों में बढ़ जाएगा। जैसे अमीबा, अब अमीबा ऐसे होता है, अमीबा सबसे सरल जीवधारी है, एक कोशिकीय जीवधारी है। इसके शरीर में समसूत्री विभाजन होगा, इसका शरीर आधे आधे खंड में बढ़ जाएगा, मतलब पूरा शरीर 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। जब 2 हिस्सों में शरीर बढ़ जाएगा तो बताइए कितने अमीबा बन जाएंगे? 2 अमीबा। अब एक अमीबा से ये जनक अमीबा हो गया और ये संतान अमीबा हो गया। तो बताइए एक जनक अमीबा से कितने संतान अमीबा बन गए? 2। अमीबा तो कभी मरता ही नहीं है, अमर प्राणी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक अमीबा टूटा, 2 अमीबा हो गया। तो बताइए अमीबा में जनन की विधि क्या कहलाएगी? विखंडन, और विखंडन में से द्विविखंडन, क्योंकि अमीबा में समसूत्री विभाजन के द्वारा अमीबा का शरीर 2 खंडों में बढ़ जाता है, तो द्विविखंडन हो गया। अब बताइए इसमें माता पिता दोनों की जरूरत पड़ी कि केवल एक जनक से 2 संतानें बन गई? केवल एक जनक से, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। और जरा देखिए बहुविखंडन क्या है भैया? तो बहुविखंडन जैसा कि नाम से ही पता है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ये मल्टीपल फिजन क्या है? बहुविखंडन क्या है? बहुविखंडन में भैया, बहुविखंडन शरीर टूटेगा कई खंडों में, द्विविखंडन में 2 खंडों में। एक जनक से कई संतानें पैदा हो जाएं, जितनी जगह से शरीर टूटेगा उतनी संतान, इसको बोलते हैं बहुविखंडन। ये किसमें पाया जाता है? ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मोडियम, नाम सुने हो? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है जानते हैं आप? प्लाज्मोडियम भैया मलेरिया परजीवी है। मलेरिया इसी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया फैलता किससे है? मलेरिया फैलता है मच्छर के मादा एनाफ्लीज जात के कारण। जैसे मान लीजिए मुझको मलेरिया हो गया, तो मुझको मलेरिया होने का पहला कारण मच्छर नहीं होगा, मुझको मलेरिया होने का कारण होगा कि मेरे खून में प्लाज्मोडियम जो है जीव चला जाएगा। तो किसके द्वारा जाएगा? दूषित पानी के द्वारा या किसी कारण से अगर प्लाज्मोडियम मेरे ब्लड में पहुंच गया भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, तो हमको क्या हो जाएगा? हमको हो जाएगा मलेरिया। अब मुझको मलेरिया हो गया, और मुझको मादा एनाफ्लीज जात के मच्छर ने काटा, तो हमको काट करके फिर जाकर के गुनगुना करके मेरे गांव में किसी को काट लिया। तो जिस मच्छर ने मादा एनाफ्लीज ने जो मुझे काटा और जाकर के मेरे गांव में किसी और को काट लिया, तो उसको भी प्रसाद दे दिया उसने। तो मच्छर क्या करता है? मादा एनाफ्लीज वाला मच्छर, मादा एनाफ्लीज वाला मलेरिया को फैलाता है, लेकिन होता किसके कारण है? प्लाज्मोडियम के कारण। तो ये प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, ये कैसे विखंडन करता है? इसके शरीर में इसका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, और जितने टुकड़ों में टूटेगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टुकड़े में शरीर टूटा, तो एक प्लाज्मोडियम से 8 प्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो बताइए प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होगा? असेक्सुअल। भैया 1, 2, 3, 4, 8 बन जाएंगे। ठीक है, 8 बन गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लाज्मोडियम बन गया। अब बताइए जनक कितना था? जनक तो एक ही था ना। तो जनक एक और संतानें कई। ये कैसी विधि है? असेक्सुअल, अलैंगिक विधि है। इसमें माता पिता दोनों नहीं है, केवल एक ही जनक है। और इसमें एक शरीर 2 खंडों में बंट रहा है, कई खंडों में बंट रहा है, कई खंडों में बंट रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मल्टीपल फिजन, यह बहुविखंडन। क्या कहलाएगा? बहुविखंडन। तो बहुविखंडन आप समझ गए? जनक का शरीर कई खंडों में टूट जाए, जैसे प्लाज्मोडियम। और द्विविखंडन, जनक का शरीर समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 खंडों में टूट जाए, तो द्विविखंडन जैसे अमीबा। अब एक और विधि देखें, मुकुलन या कलिको उत्पादन इसको बोलते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले याद रखें बडिंग। तो ये विशेष रूप से भैया पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा का शरीर जानते हैं ना, कुछ ऐसे होता है ना हाइड्रा। अब ये हाइड्रा का शरीर है, हाइड्रा के शरीर से फिर ऐसे एक कोई कलिका निकलती है। बड मतलब कलिका। तो जब कोई कलिका निकलती है हाइड्रा के शरीर से, तो ये कलिका बाद में एक नए हाइड्रा का जन्म दे देती है। इसके शरीर से ये टूट जाएगी
और टूट करके एक दूसरे हाइड्रा को जन्म दे देगी। तो इस हाइड्रा के शरीर से कलिका द्वारा मतलब बडिंग द्वारा दूसरे हाइड्रा का जन्म हो गया। अब बताइए इसमें इस जनन में अकेला ही जनक रहा कि नर मादा दोनों थे? अकेला रहा ना, एक ही तो जनक है, ये पेरेंट्स एक ही पेरेंट है और इससे संतान बन गई। तो बताइए एक जनक से अगर संतान बन गई तो ये कैसा जनन हुआ? अलैंगिक। और अलैंगिक में ये कैसे टूट रहा है? ये बडिंग द्वारा टूट रहा है। तो इसलिए बताइए ये विधि अलैंगिक जनन की कौन सी विधि कहलाएगी? ये विधि कहलाएगी कलिकोत्पादन या मुकुलन। इसको क्या बोलेंगे? मुकुलन। ये किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट की तो जितनी कोशिकाएं होती हैं वो सब नए नए ईस्ट में बन जाती हैं। ईस्ट की जितनी कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे नए ईस्ट को जन्म दे देती हैं कलिका बना करके। तो बताइए अलैंगिक जनन की यह विधि क्या कहलाएगी? मुकुलन, कलिकोत्पादन या इंग्लिश मीडियम वाले बडिंग। एक और देखें आप, तीसरी विधि है पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन मतलब भैया रीजनरेटिंग, मतलब जो है जनक के शरीर से दूसरे शरीर बन जाए, फिर से शरीर बन जाए। जनक के कटे हुए शरीर से नया शरीर बन जाए, इसी को बोलेंगे रीजनरेटिंग या रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन फिर से उत्पन्न हो जाए। आपने छिपकली की पूंछ देखी होगी। छिपकली की पूंछ अगर कहीं से कट गई किसी कारण से तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे धीरे धीरे छिपकली की पूंछ फिर से जमाती है। और अपने लोगों की एक अंगुली कट जाए फिर से जमेगी? जो अंगुली कट गई फिर जमने वाली नहीं है, लेकिन छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर से जम जाती है। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन का सबसे प्यारा उदाहरण है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है भैया कि मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया का जो शरीर है वो किसी कारण से 3 या 4 खंड में टूट गया। अब ये जितने खंडों में टूटा उतने प्लेनेरिया तैयार हो जाएंगे। एक प्लेनेरिया, दूसरा प्लेनेरिया और तीसरा प्लेनेरिया। मतलब इसके टूटे हुए शरीर जितने खंड में ये टूटेगा उससे पुनः पुनरुद्भवन हो जाएगा। टूटे हुए शरीर के हिस्से से उतने प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो प्लेनेरिया में क्या पाया जाएगा? रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। ऐसे इसका शरीर टूटेगा और नए नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। ये हो गया। अब बताइए इसमें एक जो है प्लेनेरिया से संतान प्लेनेरिया बनने में कितने जो है प्लेनेरिया की जरूरत पड़ी? एक ही तो था, माता पिता दोनों तो नहीं थे, जनक एक और संतान कई। ये बताइए कैसी विधि है? असेक्सुअल, अलैंगिक, क्योंकि एक ही पेरेंट से संतान का जन्म हो रहा है। जरा आगे देखें, एक है बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन ये किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से जीवाणु में, कवक में, अपुष्पी पादप। अपुष्पी पादप भैया वो पौधे जिनमें फूल नहीं होते उनको बोलते हैं अपुष्पी पादप। तो अपुष्पी पादप में बताइए कौन सी जनन की विधि पाई जाएगी? बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। कौन सी जनन की विधि? इंग्लिश मीडियम वाले स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन में क्या होता है? जैसे एक होता है राइजोपस। राइजोपस में क्या होता है कि बीजाणु जनन वाले जीवधारियों में, बीजाणु जनन वाले जीवों में एक बीजाणु बनता है। क्या बनता है? एक बीजाणु, स्पोर जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर या बीजाणु बनेगा। अब ये बीजाणु जो होता है भैया एक मजबूत खोल में बंद रहता है। ये दृढ़ आवरण हो गया, ये इसका आवरण हो गया। इसी आवरण में ये बंद रहेगा, इसी दृढ़ खोल में बंद रहेगा, पड़ा रहेगा। लेकिन जब इसको अनुकूल नमी, ताप और सब वातावरण इसको बढ़िया मिलेगा तो ये क्या होगा? ये इसकी जो खोल है ना वो बिखर जाएगी और इसमें दाने दाने जितने बीजाणु रहेंगे उतना नया राइजोपस तैयार हो जाएगा। ये भी एक विधि है जनन की, बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है? इसमें जनक क्या बनाएगा? जनक जो जीव होगा, मतलब जो पेरेंट जीव होगा
वो क्या बनाएगा भैया? वो बनाएगा स्पोर, और स्पोर के चारों ओर क्या बन जाती है? एक मजबूत खोल। अब वो मजबूत खोल इसकी रक्षा करती है। जैसे इसको अनुकूल वातावरण मिला, सही का वातावरण मिला, उचित नमी, उचित ताप इसको मिला, तुरंत ये फट जाएगा। फट जाएगा तो फिर कई जीवधारी बन जाते हैं। तो बताइए इस संतति के जन्म में कितना पेरेंट लगा? एक पेरेंट की एक से ज्यादा, नर मादा दोनों है कि केवल एक? केवल एक। तो भैया ये विधि क्या कहलाएगी? ये विधि कहलाएगी बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। और देखें अलैंगिक जनन की एक विधि और है। कितनी मजेदार मजेदार विधियां हैं। एक जीवधारी से, जनक जीवधारी से संतान जीवधारी बनने में कितनी मजेदार विधियों की रचना की है प्रकृति ने। कितनी समझदार है, रियली जीनियस तो प्रकृति है जो इस तरह की व्यवस्था करके रखी है संतति वृद्धि के लिए। और देखिए एक है खंडन। अब ये खंडन क्या है? देखिए अपने लोगों ने पढ़ा विखंडन, और फिर आ गया खंडन। खंडन और विखंडन लगभग एक ही चीज है। टूटना, विखंडन का मतलब भी टूटना और खंडन का भी मतलब टूटना। तो ये दो विधियां क्यों आ गई भैया? विखंडन, ध्यान रखेंगे, विखंडन जो हुआ था वो ध्यान रखेंगे एक कोशिकीय जीव में होगा। किसमें होगा? एक कोशिकीय जीव में। विखंडन की व्यवस्था किसमें होगी? एक कोशिकीय जीव में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। लेकिन ये जो खंडन है ये किसमें होगा? बहुकोशिकीय जीव में। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होगा? इसमें कुछ शैवाल आते हैं, कवक आते हैं। आइए देखें, स्पाइरोगाइरा एक है। इसमें क्या होता है? खंडन में बस सीधा सा अर्थ है खंडन मतलब शरीर टूट जाए। शरीर के टूटने से जितने खंडों में शरीर टूटेगा उतना नया जीव बन जाएगा। पेरेंट एक ही होगा। अब ये किसमें मुख्य रूप से पाया जाएगा? कुछ शैवाल है, कवक है। जैसे स्पाइरोगाइरा देखें ऐसे होता है, मान लीजिए ऐसे है। अब इसका शरीर अगर टूट गया, खंडित हो गया, तो इसके शरीर के टूटने से जितना टूटेगा, जितने हिस्सों में, उतने स्पाइरोगाइरा बन जाएंगे। तो बताइए एक संतति के जन्म में कितना स्पाइरोगाइरा लगा? एक ना, नरमादा दोनों तो नहीं लगे ना। एक स्पाइरोगाइरा से अनेक स्पाइरोगाइरा खंडन के द्वारा बन गए। तो ये विधि क्या कहलाएगी? खंडन। बस वो विखंडन ही है। खंडन और विखंडन एक ही है। अंतर आप क्या समझेंगे? अंतर केवल ये है कि विखंडन एक कोशिकीय जीवधारी में होगा और खंडन बहुकोशिकीय जीवधारी के शरीर में। जब शरीर टूटेगा तो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा खंडन, या इसको बोलेंगे फिजन। इतनी बात आप समझ गए? या फ्रेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। विखंडन को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? फिजन। और इसको खंडन को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो अलैंगिक विधि की, अलैंगिक जनन की कितनी विधियों का अपने लोगों ने अध्ययन किया? विखंडन, टूट जाना, मुकुलन, किसी शरीर के हिस्से से कलिका का बनना, पुनरुद्भवन, शरीर के टूटे हुए हिस्से से नए जीवधारी का निर्माण, बीजाणु जनन, बीजाणु का बनना और उचित वातावरण पाकर के फट जाना, फिर बीजाणु में जितने बीज होंगे उतने जीवधारी का निर्माण होना, और खंडन, शरीर का कई खंडों में टूट जाना। तो ये रहा अलैंगिक जनन की विधियां। ऐसे ही पॉइंट लेकर के हम आपके सामने और आते रहेंगे।